नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 9 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है गोल्डन बर्डविंग। ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया के अंदर। इससे पहले एक और बटरफ्लाई थी जिसको रिसर्चर्स ने घोषित किया था कि लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, बट अब ये चीज़ को घोषित किया गया है कि गोल्डन बर्डविंग, जो जिसकी फोटो ये है दोस्तों, ये सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया के अंदर। तो कंटेक्स्ट ये है, 1932 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर विलियम हेनरी इवेंस, जो एक लेपिडोथेरिस्ट थे, हैज़ रिकॉर्डेड सदर्न बर्डविंग। जो सदर्न बर्डविंग है वो सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, जिसकी लेंथ है 190 mm। ठीक है, लेपिडोथेरेपिस्ट उसे कहते हैं जो स्टडी करता है और कलेक्ट करता है बटरफ्लाई और मॉथ्स के कलेक्शन को लेता है। ठीक है, अब ये स्टडी हुई है कि गोल्डन बर्डविंग जो है और अदर 24 स्पेसीज जो है बटरफ्लाई की, वो लार्जेस्ट हैं। ये पब्लिश्ड हुआ है बायोनोट्स में, जो क्वार्टरली न्यूज़लेटर पब्लिश होता है रिसर्च करके, और न्यूज़ रिलेटेड लाइफ फॉर्म्स की जो न्यूज़ होती हैं उनके लिए ये बायोनोट आपका पब्लिश्ड होता है। तो उसमें ये बात लिखी गई है कि गोल्डन बर्डविंग सबसे बड़ी बटरफ्लाई है इंडिया के अंदर। तो मेजरमेंट लिया गया पीटर सेमटेक के द्वारा और शिस्टे पेंथे के द्वारा। स्टडी बेस्ड है लेंथ ऑफ विंग्स स्पैन पे। ठीक है, तो गोल्डन बर्डविंग जो है, इसकी जो फीमेल स्पीसीज है उसकी जो विंग्स स्पैन है 194 mm है, और 4 mm लार्जर है सदर्न बर्डविंग से दोस्तों। और जो इसका लार्जेस्ट विंग स्पैन है मेल स्पेसीज का, वो 106 mm है दोस्तों। तो ये कंटेक्स्ट था, गोल्डन बर्डविंग लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया के अंदर। सेकेंड न्यूज़ है, इंडिया की जो रैंक है वो JLL और ला सैले बाइनियल ग्रीटी में इंप्रूव्ड हुई है। हम रेगुलरली बेस पर इंप्रूव कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है। तो कंटेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इंडेक्स निकाला जाता है JLL के द्वारा, बाइनियली निकाला जाता है। ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट को लेके। तो इसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारी रैंक भी इंप्रूव होती जा रही है। इसमें असेंशियल गाइड मिलती है इंटरनेशनल कंपनीज को इन्वेस्टिंग में और ऑपरेटिंग में अपने फॉरेन मार्केट को, कि किस कंट्री के अंदर पैसा लगाया जाए जहां से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा रियल एस्टेट में। ठीक है, बाइनियली रिलीज होती है। बाइनियली मतलब दोस्तों दो साल में एक बार। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर्टी बेस्ड इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट सर्विस फर्म है जॉन्स लैंग लेसेले इनकॉर्पोरेटेड, इसके द्वारा ये रैंक रिपोर्ट दी जाती है। पहली बार रिलीज हुई थी 1999 में दोस्तों। ठीक है, अब इंडिया की रैंक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हो रही है। 2014 में 39 थी, 2020 में 34 है। रीजन क्या है इंप्रूवमेंट का? एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रेमवर्क इंप्रूव्ड हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, और सारी चीजें ज्यादातर ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही हैं। रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है हमारा, वो भी इंप्रूव्ड हुआ है। और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 भी हमने एक्ट को इंप्रूव करा है। और GST आने से भी रियल एस्टेट में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है दोस्तों। इस वजह से हमारी रैंक को इंप्रूव मिल रहा है। अदर कंट्रीज में रैंकिंग सबसे हाईएस्ट है यूनाइटेड किंगडम, USA, ऑस्ट्रेलिया। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहली याद होनी चाहिए, UK टॉप पर है और इंडिया की रैंक इंप्रूव हो रही है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है और कितनी रैंक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डिजाइन डाटा सेंटर, मतलब जो डाटा को कलेक्ट करेगा वो वर्ल्ड का सबसे दूसरा लार्जेस्ट कहां पर है? नवी मुंबई में, जिसका नाम है NM1 दोस्तों। कंटेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च करा गया है, मतलब बनाया गया है। इंडिया का और एशिया का लार्जेस्ट है ये, लेकिन वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। याद रखिएगा, इंडिया और एशिया का लार्जेस्ट है लेकिन वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, जिसका अप टाइम टायर 4 डिजाइन डाटा सेंटर है। इसका नाम है योटा NM1 और NM1 भी कहते हैं इसको। लोकेशन कहाँ है इसकी? नवी पनवेल रीजन में, मुंबई के जो हीरादनी फॉर्च्यून सिटी के पास है। 600 एकड़ के एरिया में ये बना है।
तो एनएम डाटा सेंटर जो है ये डेवलप्ड करा गया है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन एलएलपी के द्वारा, जो एक सब्सिडरी ग्रुप है, हीरानंदनी ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी है ये। ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? 7200 रैक्स हैं, इसमें 50 मेगावाट की पावर है, 4 फाइबर पाथ्स हैं और 1.4 डिजाइन पीयूई है, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। तो ये डाटा को कलेक्ट करेगा और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है टेली कंसल्टेशन गाइडेंस बाय एम्स दिल्ली। टेली कंसल्टेशन गाइडेंस मतलब कि अब एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर्स होंगे उनसे हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे ऑनलाइन के थ्रू, जिससे जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छे से वो उपलब्ध करा पाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे पेशेंट जा नहीं पा रहे हैं। तो न्यूज क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने टेली कंसल्टेशन सेशन को रखा है हर हफ्ते में 2 बार, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अब इसका रीज़न क्या है? यही बात कि कोविड-19 की वजह से जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है और होलिस्टिक रेस्पॉन्स है उनको मैनेज करा जा रहा है, और ये चाहते हैं कि रिड्यूस हो फर्टिलिटी रेट। गवर्नमेंट चाहती है कि फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करा जाए। तो वो कैसे होगा? डॉक्टर की अच्छे से ट्रीटमेंट मिले पेशेंट को। तो इस वजह से टेली कम्युनिकेशन गाइडेंस कंसल्टेशन गाइडेंस का ये प्रोग्राम सेशन रखे गए हैं। इसमें जो एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलेगी और नॉलेज सपोर्ट भी मिलेगा डॉक्टर्स को, जिससे आईसीयू जो है स्टेट हॉस्पिटल के वो मैनेज हो सकेंगे। हाँ, सेकेंड न्यूज है रीइंबर्समेंट ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर पर फैमिली अलाउड अंडर ECHS टू फाइट कोविड-19। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्कीम है ECHS। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि अगर किसी को भी पॉजिटिव आ गया कोविड-19 में तो उसके पास पर फैमिली में ऑक्सीमीटर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर जो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जिससे पल्सेस चेक होती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें कहा जाता है कि जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को चेक करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर, वो डिसाइड करेगा जो कॉस्ट है पल्स ऑक्सीमीटर की जो परचेस करी जा रही है एक्स सर्विसमैन के द्वारा, किसके कौन सी स्कीम के तहत? ECHS, जिसका नाम है एक्स सर्विस कंट्रीब्यूटरी ऑफ हेल्थ स्कीम। इसमें सिंपल कंटेक्स्ट ये है कि जिनके भी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, मान लीजिए 5 मेंबर की फैमिली है, अगर एक का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो 1 पल्स मीटर, और अगर 2 का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो भी 1 पल्स मीटर इस फैमिली के पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो रखी जाएगी वो 1200 रुपये रखी जाएगी। और इसमें एक चीज और है कि 25 साल के बाद के भी जो डिसेबल्ड होंगे उनको भी इसके अंदर इस स्कीम के तहत रखा जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों कि 25 साल के जो लोग होते थे उनको डिपेंडेंट माना जाता था और इस स्कीम के तहत नहीं रखा जाता था, लेकिन अब से इस स्कीम के तहत 25 साल से ऊपर के जो लोग होंगे अगर वो डिसेबल्ड हैं तो इस स्कीम के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि ECHS स्कीम क्या है? ये वेलफेयर फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। कौन कैरी करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर। इसका एम क्या है? ये क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे एक्स सर्विस पेंशनर को और उनको डिपेंडेंट बनाए दोस्तों। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। तो इससे क्या होगा, जो डिपार्टमेंट है एक्स सर्विस वेलफेयर का, उसको ये करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी चाहिए। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें डिजिटल की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो स्पेयर कैपेसिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी और नॉन मेडिकल और मेडिकल इक्विपमेंट भी उनको दिलाए जाएंगे और डायरेक्ट कंट्रोल करा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर के द्वारा। इसमें एक चीज और कही गई है, जो आउट पेशेंट केयर होगी उसको भी डिजाइन करा जाएगा, कंसल्टेशन करी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, और प्रोविजन ऑफ मेडिसिन, किस प्रकार से उस इंसान को मेडिसिन देनी है उसकी भी बातें करी जाएंगी। ठीक है, मतलब उन जो पेंशनर्स होंगे, जो एक्स सर्विसमैन होंगे, उनको पूरी सुविधा मिले। और इसको 3-5 ग्रुप में बांटा है। जहां पर 20,000 से ज्यादा है वो टाइप ए, जहां पर 10,000 हैं वो टाइप बी, जहां पर 5,000 है वो टाइप सी, जहां पर 2,500 है वो टाइप डी, और जहां पर 2,500 से कम है वो टाइप ई, आर्म्ड फोर्सेस के लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब
जो एग्रीकल्चर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। किसान खेती तो कर देता है लेकिन उसका जो माल है वो सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, मतलब मंडी तक ले जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग है। तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि किसान को एजुकेशन मिले और उसको इतना काबिल बनाया जाए कि वो अपना माल ऑनलाइन बेच सके। तो आगे कंटेक्स्ट ये है जो कैबिनेट का डिसीजन है कि ये जो कैबिनेट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेक्टर का मतलब होता है कि सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी इस पर। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाएंगी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगी और कम्युनिटी फार्मर एसेट को भी इंक्रीज करेंगी। और इसमें दोस्तों ये जो फैसिलिटीज दी जाएंगी इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, ब्याज छूट कहते हैं इसको, इंटरेस्ट सबवेंशन को। कैसे? मान लीजिए आपने 5 साल का लोन लिया, ठीक है, 10 लाख का, आप रेगुलरली पे कर रहे हो, हर महीने किस्त पे कर रहे हो, तो आखिरी के कुछ साल जो होंगे या कुछ मंथ जो होंगे उसमें सरकार आपका पैसा पे करेगी, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलरिटी पे कर रहे हो, अच्छे से अपना कार्य कर रहे हो, बैंक को कोई घाटा नहीं कर रहे हो, तो सरकार आपको पे करेगी आपका पैसा। तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज छूट इसे हिंदी में कहते हैं। 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन को द्वारा लोन दिया जाएगा। किस किस को? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है वो कैबिनेट सेक्टर स्कीम है। इसमें डिफरेंट लोगों को, मतलब डिफरेंट एरियाज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे PSCH, आपका FPO, SHG, JLG और फार्मर्स को। दोस्तों कहीं आप ये मत करिए आइएगा अगर सिंपल लिख के आए कि only to farmers have to allowed to take fund from this scheme। नो, इन सब ग्रुप्स को भी पैसा मिलेगा। इसमें क्या है, सैंक्शन करे जाएंगे लगभग 40,000 करोड़ 4 साल के लिए, पहले साल में 10,000 करोड़ और बाकी 3 साल में 30,000 करोड़, मतलब हर ईयर 10,000 करोड़ ही है दोस्तों। और इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा 3% का, जब लिमिट 2 करोड़ तक, ठीक है, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन 7 साल तक चलेगा। तो ये कंटेक्स्ट था दोस्तों। अब इसमें कहा जाता है जो इंफो फंड है उसको मैनेज और मॉनिटर में काम में लिया जाएगा, जिससे वो ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्लेटफॉर्म को तैयार करा जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी इंटरेस्ट रेट में जो ऑफर्ड करे जा रहे हैं मल्टीपल बैंक्स के द्वारा, और सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ये ना हो कि फार्मर या कोई लोन लेने जाए इस स्कीम के तहत तो उससे कहा जाए कि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ। हाँ, कागज जरूरी है, लेकिन आप ऐसे कागज मत मांगिए जिनकी कोई नीड नहीं है। आप मांगिए जो चीज बैंक को लगती है कि हाँ ये जरूरी है कागज लोन के लिए, तो वो मांगिए, ठीक है। तो ज़्यादा, मतलब ये कहते हैं ना कि किसी चीज़ को ज़्यादा परेशान नहीं करना, हमें चीज़ों को इजी वे में लेना है और अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाना है कंट्री की, ठीक है। नेशनल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर कमेटी इस पे काम करेंगी, रियल टाइम फीडबैक भी देंगी गवर्नमेंट को, और इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 20 से लेके 29 होगी, मतलब लगभग 10 साल की, ठीक है दोस्तों। तो 9 जुलाई के करंट अफेयर्स को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। इसकी जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू एवरीवन।